विवेक रंजन एडवोकेट का सादर नमन। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे केस के ऊपर जो केस 2003 का है और अब तक वो चल रहा है। मामला है चीटिंग का, जिसमें दफ़ा 420 और 471/34 आईपीसी लगा हुआ है। इस विषय में होता क्या है कि एक व्यक्ति होता है जो दूसरे व्यक्ति को एक चेक देता है और दूसरे व्यक्ति उस चेक को अपने अकाउंट में डाल देता है। अकाउंट में डालने के बाद वो उस समय का प्रोसेस कंप्यूटराइज नहीं था, सारा का सारा मैनुअल होता था। अर्थात जब वो चेक अपने बैंक में डालता है, बैंक में डालने के बाद वो चेक जाता है, बाहर का होता है, यूपी का चेक होता है और दिल्ली में डलता है। वहाँ जाने आने में 1 महीना का टाइम लगता है और 1 महीना में बाई पोस्ट जाता है। वहाँ के मैनेजर से एक एडवाइस, पेमेंट एडवाइस बन के दिल्ली के ब्रांच में आता है और दिल्ली के ब्रांच में आने के बाद वो एडवाइस से क्लियर हो जाता है पैसा। वो पैसा निकल भी जाता है और जिसका अकाउंट होता है वो पैसा निकाल कर यूज़ कर लेता है एज पर रूल। अब नेक्स्ट 1-1.5 महीने के बाद पता चलता है कि जो चेक उसने डाला था, लगभग वो चेक 3 लाख का था, जो चेक डाला था, ये न्यूज़ आती है कि वो चेक फेक चेक है। जिस ब्रांच का इशू किया हुआ चेक है उस ब्रांच का वो चेक है ही नहीं, ना ही उस व्यक्ति का उस ब्रांच में कोई अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा है, अर्थात कोई अकाउंट खुला हुआ है। अब ये उसके बाद वहाँ के मैनेजर, जो हौज का ब्रांच होता है दिल्ली का, दिल्ली के ब्रांच उस अकाउंट होल्डर को बुलाते हैं और कहते हैं कि ये फर्जी चेक था, इस चेक के बदले आपने जो पैसा लिया है वो पैसा वापस कर दें। लेकिन जिसका अकाउंट था उसका कहना था कि जिसने हमें चेक दिया है उसके बदले हमने उसे मेडिसिन और आयुर्वेदिक सामान दिया था, इलेक्ट्रॉनिक सामान दिया था, उसके बदले वो चेक हमें मिला था, इसलिए वो मेरा जायज़ चेक है। लेकिन बैंक का कहना कि नहीं, जिसने आपको चेक दिया था वो आपको जाली चेक दिया था, उस चेक का पेमेंट आप निकाले हैं, बेनिफिशरीज आप हैं, तो आप ही इसका उत्तरदायित्व और रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनते हैं। जब अकाउंट होल्डर वो पैसा देने से मना कर देता है तो बैंक मैनेजर FIR थाने में जाके करती है और FIR कराने के बाद उस व्यक्ति की अरेस्टिंग होती है जिसका अकाउंट होता है, और अरेस्टिंग होने के 2-3 महीने बाद उसको प्रॉपर बेल मिलता है और बेल पर बाहर आता है। बेल पर बाहर आने के बाद वो लगातार केस को फाइट कर रहा है। अब इस बात को समझने की आवश्यकता है कि ये केस और ये घटना 2003 का है और 2003 से आज लगभग 21 साल से ये केस चल रहा है और अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। अब जब जज साहब के सामने ये बात आती है कि इस पे क्या एक्शन लिया जाए, पूरा 21 साल में पूरी गवाही, उसमें पोस्टमैन जिसके जरिए यहाँ का चेक वहाँ गया दूसरे ब्रांच में, वहाँ से बैंक मैनेजर, 2 बैंक मैनेजर साइन करते हैं किसी चेक को, उस चेक किसी एडवाइस को, पेमेंट एडवाइस दूसरे ब्रांच को ये भेजा जाता है कि आप इनका पेमेंट कर दीजिए, इट इज़ गुड फॉर पेमेंट, यानी ये पेमेंट के लिए सही चेक है, वो भी आती है। उसके बाद यहाँ आने के बाद टाइम टू टाइम अकाउंट होल्डर धीरे धीरे अपना पैसा अपने अकाउंट से निकालता है, वो भी एक बार में नहीं निकालता है, एज पर रूल जो है जब जब जरूरत पड़ता है वो निकालता जाता है। अब घटनाएं इसमें लगभग गवाहियां जो चलती है, बैंक मैनेजर, पुलिस वाले, पोस्टमैन, अकाउंटेंट बैंक का और जो स्टाफ है वो स्टाफ जिसने अकाउंट को रेकमेंड किया है, यानी किसी के रेकमेंड करने से कोई अकाउंट खुलता है, वो अकाउंट सारे के बाद जब आखिरी वक्त
पे बहस की बात आती है तो हमारा एक प्रयास था जज साहब को समझाने का। समझाने में क्या होता है कि जो भी गवाही हुई होती है उस गवाही में एक ही बात खुल के बार बार आती है कि मैं जब बैंक मैनेजर से क्रॉस क्वेश्चन किया तो क्रॉस क्वेश्चन में ये आता है कि मैंने पूछा कि क्या अकाउंट होल्डर का, जब कोई अकाउंट होल्डर चेक जमा कर देता है बैंक में तो इंटरनल प्रोसेस में अकाउंट होल्डर का कोई रोल होता है या नहीं। अब इस पे बैंक मैनेजर का जवाब आता है कि अकाउंट में चेक डालने के बाद सारी प्रक्रिया बैंक स्टाफ का होता है, अकाउंट होल्डर का कोई रोल नहीं होता है। दूसरा, जो पेमेंट एडवाइस आई होती है उस पेमेंट एडवाइस में पुलिस वाले ने जिसके साइन थे, जिस साइन के बेस पे वो पेमेंट रिलीज की गई, उसको एक्यूज्ड यानी मुजरिम पुलिस वाले ने नहीं बनाया, और नहीं बनाने के कारण उस दो व्यक्ति जो साइनिंग पर्सन था वो साइनिंग पर्सन बच गया। तीसरा, कि जिसने हमें चेक दिया था, अर्थात जिसने उस व्यक्ति को चेक दिया था, उस व्यक्ति को आज तक पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया और ना ही रिकॉर्ड पे उसे लाने का प्रयास किया। उसके बाद जब ये पूरी तरह साबित हो गई कि अकाउंट होल्डर का इंटरनल प्रोसेस में किसी भी तरह का कोई भी रोल नहीं होता है, तो फिर हम दोषी कहाँ हैं? यानी अगर हमने इंटरनल प्रोसेस को कहीं टेम्पर किया होता, कहीं खराब करने की कोशिश की होती, दबाव डालने का प्रयास किया होता, तो शायद हम दोषी साबित हो सकते थे। लेकिन प्रोसेस ये कहता है कि जब मेरा कोई रोल ही नहीं है, टोटली रोल बैंक, दोनों बैंक के बीच का है, और दोनों बैंक जब आपस में संतुष्ट हो चुके कि नहीं अब इनको पेमेंट रिलीज कर दिया जाए पेमेंट एडवाइस के बेस पे, तब जाके वो पेमेंट हुआ। और इस केस में बड़ी यूनिक चीज आई कि जज साहब इस चीज को वॉच कर रहे थे कि जो अक्यूज्ड मुजरिम मेरे सामने हैं कहीं प्रोसीडिंग को छोड़ के तो नहीं भागने की प्रयास कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंततः ये हुआ कि उस केस में बेनिफिट ऑफ डाउट्स को देखते हुए जज साहब ने एक्विटल यानी मुजरिम को वरी कर दिए, और मुजरिम को वरी करने के बाद जो पेमेंट और अकाउंट में पड़ा हुआ था 40-50 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये पड़ा हुआ था, उसको रिलीज करने का भी ऑर्डर हुआ। इन्हीं के साथ हो आप सबसे आग्रह है कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, ताकि आपके बीच जो भी अगर कुछ क्रिटिकल विषय होता है उस विषय को मैं आम भाषा में यानी साधारण भाषा में आपको समझा सके, ताकि आपको आगे इसका फायदा मिलता रहे। आपका साथी विवेक रंजन, एडवोकेट, प्रैक्टिस दिल्ली में है। आप बेहिचक बिना किसी संकोच के कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, हम आपसे संपर्क करना चाहेंगे। हम और हमारा एसोसिएट्स आपके बीच आपके समस्याओं का समाधान लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हो।